जब कोई बिल्कुल नई चमचमाती कार शोरूम से बाहर निकलती है तो उसी पल उसकी कीमत 10 से 15% तक कम हो जाती है। हाँ, तुरंत। वही तो, अभी तो उस कार को ठीक से चलाया भी नहीं गया है, उसके टायर्स पर नई रबर की महक भी बाकी है, फिर भी अगर उसे अगले दिन बाजार में बेचने की कोशिश की जाए तो वो अपनी ओरिजिनल कीमत पर कभी नहीं बिकेगी। बिल्कुल नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं उस दाम पर। सही बात है। ये एक ऐसा अदृश्य नुकसान है जो हर रोज मतलब हर सेकंड हो रहा है। अब जरा एक बड़े स्तर पर सोचिए, जो विशाल कॉरपोरेट कंपनियां करोड़ों रुपए की भारी भरकम मशीनें, ट्रकों के बड़े बेड़े या सर्वर फार्म खरीदती हैं, उनके लिए ये अदृश्य नुकसान हर साल करोड़ों का होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लगातार गिरती हुई कीमत का हिसाब किताब आखिर रखा कैसे जाता है? बिल्कुल, और इसीलिए आज हम जिस विषय के गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं वो है संपत्तियों का मूल्यह्रास, जिसे हम आम भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उसकी पूरी अकाउंटिंग। ये फाइनेंस की दुनिया का एक ऐसा विषय है जो मतलब सतह पर तो बहुत सीधा लगता है, बिल्कुल। लेकिन इसके भीतर पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी होती है। कोई भी कंपनी सिर्फ माल बेचकर या सर्विस देकर सफल नहीं होती। हाँ, उसे अपने संसाधनों की असली कीमत का सही आकलन करना भी आना चाहिए। एकदम सही। अगर इस गिरती हुई कीमत को सही से नहीं मापा गया तो एक बहुत ही मुनाफे में दिखने वाली कंपनी असल में अंदर ही अंदर खोखली हो सकती है। और आज की इस चर्चा के लिए हमने एक विस्तृत अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक के यूनिट 6 का सहारा लिया है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे बिजनेस अपनी संपत्तियों की घटती वैल्यू को ट्रैक करते हैं। जो कि सुनने वालों को बता दूं, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये महज कुछ नंबरों को कागज पर लिखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसी भी कंपनी के असली प्रॉफिट का पता लगाने का और एक तरह से टैक्स बचाने का जादुई तरीका है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरुआत बेसिक से करते हैं। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर ये डेप्रिसिएशन तकनीकी रूप से क्या है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की परिभाषा क्या कहती है इस पर? उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट बात कही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन कोई नकद खर्च है, लेकिन ये ऐसा खर्च नहीं है जिसके लिए कंपनी का कैशियर रोज तिजोरी से पैसे निकालकर किसी को दे रहा है। मतलब इसमें कैश बाहर नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं, ये असल में एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसे इस तरह समझना चाहिए कि जब कोई कंपनी कोई महंगी मशीन खरीदती है तो उस मशीन की पूरी लागत को उसी साल के खर्चे में नहीं डाल दिया जाता। जिस साल वो खरीदी गई उसमें नहीं डाला जाता? हाँ, क्योंकि वो मशीन कई सालों तक चलेगी, तो उस भारी लागत को उस मशीन के पूरे उपयोगी जीवन में, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ में, एक खर्चे के रूप में धीरे धीरे बांट दिया जाता है। और सबसे अहम बात, मैंने पढ़ा कि ये खर्च इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि कंपनी ने उस साल मुनाफा कमाया है या नुकसान उठाया है। सही कहा, मशीन है तो डिप्रिसिएशन होगा ही, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ये तो मतलब मैचिंग प्रिंसिपल का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। अगर कोई मशीन 10 साल तक कंपनी को रेवेन्यू कमाकर देने वाली है तो उस मशीन की लागत का बोझ भी उन 10 सालों पर ही पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर पूरी लागत पहले ही साल में दिखा दी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट पहले साल में बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखेगा और अगले 9 सालों तक बिना किसी लागत के मुनाफा बहुत ज्यादा दिखेगा, जो कि एक भ्रामक तस्वीर होगी। एक झूठी तस्वीर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि चीजें सिर्फ इसलिए अपनी कीमत खोती हैं क्योंकि वे पुरानी हो रही हैं या उनका इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम टूट फूट कहते हैं। वेयर एंड टेयर। हाँ, क्या सिर्फ इस्तेमाल होना ही इकलौता कारण है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। टूट फूट तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। सोर्स मटेरियल में समय बीतने का प्रभाव, जिसे एफ्लक्स ऑफ टाइम कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो कार वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए किसी ने 1972 में एक बहुत ही शानदार कार खरीदी। ठीक है। उस कार को गैराज में बहुत ही संभाल कर खड़ा कर दिया गया और 2022 तक, यानी पूरे 50 सालों तक उसे 1 किलोमीटर भी नहीं चलाया गया। अब क्या 50 साल बाद उस कार की कीमत वही होगी जो 1972 में थी? बिल्कुल नहीं। उसकी वैल्यू तो न के बराबर रह जाएगी, जबकि उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। यही तो, सिर्फ समय का बीतना ही अपने आप में वैल्यू को कम कर देता है, क्योंकि पुर्जे अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं। ये एक बड़ा आहा मोमेंट है, बिना किसी टूट फूट के भी एसेट की कीमत का गिरना। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर होता है नई खोजों के कारण पुरानी चीज का बेकार हो जाना, जिसे ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। हाँ, तकनीक का बदलना। जैसे किसी कंपनी ने एक बहुत ही महंगा और आधुनिक टाइपराइटर खरीदा हो और अगले ही साल कंप्यूटर का आविष्कार हो जाए। वो टाइपराइटर तो बिल्कुल नया है, काम भी बेहतरीन कर रहा है, लेकिन अब उसकी डिमांड खत्म हो गई है, तो उसकी वैल्यू रातों रात गिर जाएगी। बिल्कुल।
इसी तरह दुर्घटनाएं या बाजार में अचानक किसी चीज के भाव का गिरना भी इसके कारण है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लागू ही नहीं होता। हाँ, कुछ मजेदार अपवाद भी हैं। जैसे कि जमीन और पुरानी बेशकीमती पेंटिंग्स। समय के साथ इनकी कीमत घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। बिल्कुल, लेकिन किसी भी सामान्य बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें समय के साथ अपनी वैल्यू खोती ही हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई कंपनी इस अदृश्य खर्चे को अपनी अकाउंटिंग की किताबों में दर्ज ही ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ना लिखे तो? अगर इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की एंट्री किए बिना कोई भी कंपनी अपने सही प्रॉफिट का मतलब करेक्ट प्रॉफिट्स का पता लगा ही नहीं सकती। क्योंकि एसेट की वैल्यू का कम होना भी तो इनकम कमाने का एक हिस्सा है। बिल्कुल, मशीन का इस्तेमाल करके ही माल बना है और पैसे कमाए गए हैं। तो उस मशीन की जो वैल्यू उस माल को बनाने में कम हुई है, वो भी तो उस इनकम को कमाने का एक जरूरी खर्च है। अगर कंपनी इस खर्च को छिपा लेगी तो उसका प्रॉफिट असलियत से कहीं ज्यादा दिखेगा और इसका सीधा असर कंपनी की बैलेंस शीट पर पड़ेगा, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखेगी। एकदम सही। बैलेंस शीट का काम किसी भी दिन कंपनी की सही स्थिति दिखाना होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी 10 साल पुरानी मशीनों को आज भी उसी कीमत पर दिखा रही है जिस कीमत पर उन्होंने उसे एक दशक पहले खरीदा था, तो वे असल में अपने इन्वेस्टर्स को एक झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर सोचेंगे कि कंपनी के पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि असलियत में वो संपत्ति कबाड़ होने की कगार पर हो सकती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कागजों पर उतारने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। पहला, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ, इन तीनों में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है अनुमानित उपयोगी जीवन। इसका मतलब एसेट की फिजिकल लाइफ से नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ से होता है। इकोनॉमिक लाइफ, इसे थोड़ा समझाएंगे? इसे इस तरह समझिए कि एक सर्वर या कंप्यूटर हार्डवेयर शायद 15 सालों तक बिना जले काम कर सकता है, लेकिन उस टेक कंपनी को पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि महज 8 सालों में ये सर्वर उनके किसी काम का नहीं रहेगा और उन्हें नए सर्वर खरीदने ही पड़ेंगे। हाँ, तो अकाउंटिंग के नजरिए से उस सर्वर की लाइफ 15 साल नहीं बल्कि सिर्फ 8 साल मानी जाएगी। ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला होता है जो सीधे कंपनी के प्रॉफिट को प्रभावित करता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इसके कैलकुलेशन के तरीकों पर नजर डालें और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करें तो बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। बिल्कुल। अब तरीकों की बात करें तो सबसे बुनियादी तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड या SLM। इस तरीके के पीछे की सोच बहुत सरल है। ये सबसे आसान तरीका है। हाँ, एसेट की कुल कीमत में से उसकी स्क्रैप वैल्यू को हटा दिया जाता है और जो रकम बचती है उसे एसेट के उपयोगी सालों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन की रकम बिल्कुल एक समान रहती है। जैसे कि टेक्स्ट बुक में वो पटेल ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है। हाँ, पटेल ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को 4 लाख रुपए का एक ट्रक लिया और तय किया कि उस पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले साल से लेकर आखिरी साल तक हर साल कागजों पर एक तय रकम खर्च के तौर पर दिखाई जाएगी। सुनने में ये तरीका बहुत ही संतुलित और आसान लगता है और कई कंपनियां इसका इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि SLM आसान तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी रणनीतिक खामी, मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान जुड़ा हुआ है। वो क्या? अगर हम उसी ट्रक का उदाहरण लें तो जब ट्रक नया होता है तब उसमें टूट-फूट बहुत कम होती है और उसकी मरम्मत का खर्च न के बराबर होता है। हाँ, रिपेयर्स तो कम ही होंगे नई गाड़ी में। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रक पुराना होता जाएगा, उसके इंजन, टायर्स और अन्य पुर्जों की मरम्मत का खर्च हर साल बढ़ता जाएगा। अब अगर कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड चुना है तो डेप्रिसिएशन का खर्च तो 7वें या 8वें साल में भी उतना ही है जितना पहले साल में था। लेकिन मरम्मत का खर्च आसमान छू रहा होगा। एग्जैक्टली। ये तो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के लिए एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकता है। शुरुआती सालों में कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि मरम्मत का खर्च कम है, और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन और बढ़ी हुई मरम्मत का मिलाजुला बोझ कंपनी के प्रॉफिट पर भारी पड़ेगा।
मुनाफा अचानक से बहुत कम हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल सकती है। बिल्कुल। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए एक दूसरा तरीका पेश किया गया, जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड या WDV मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। ये तरीका समस्या को बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसका जादू ही अलग है। इसमें डेप्रिसिएशन का प्रतिशत मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, बल्कि उस साल की शुरुआत में जो बची हुई वैल्यू होती है, मतलब रेसिड्यूअल बैलेंस, उस पर लगाया जाता है। इसके पीछे का गणित बहुत ही सीधा है। जैसे डेटा के हिसाब से देखें, अगर 20,000 रुपए की मशीन पर 20% दर का उदाहरण लें, पहले साल पूरी कीमत पर प्रतिशत लगेगा, तो डेप्रिसिएशन होगा 4,000 रुपए। हाँ। अब अगले साल 20,000 में से 4,000 घटाकर जो 16,000 बचे, उस पर 20% लगेगा, मतलब दूसरे साल डेप्रिसिएशन होगा 3,200 रुपए, और तीसरे साल 12,800 पर 20%, यानी 2,560 रुपए। तो इस तरह हर गुजरते साल के साथ डेप्रिसिएशन की रकम लगातार कम होती जाती है। और यही वो जगह है जहां ये तरीका SLM की खामी को दूर करता है। मैं तो इस तरीके की वकालत करूंगा, विशेषकर कंप्यूटर और गाड़ियों के लिए तो ये बेस्ट है। शुरुआती सालों में जब मशीन नहीं होती है, तब मरम्मत का खर्च कम होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का खर्च सबसे ज्यादा होता है। हाँ। और बाद के सालों में जब डेप्रिसिएशन की रकम कम हो जाती है, तब तक मशीन पुरानी हो चुकी होती है और उसकी मरम्मत का खर्च काफी बढ़ चुका होता है। अगर इन दोनों खर्चों को जोड़कर देखा जाए, तो कंपनी पर हर साल पड़ने वाला कुल खर्च का बोझ लगभग बराबर रहता है। एकदम सही। कंपनी का प्रॉफिट ग्राफ अचानक से ऊपर नीचे नहीं होता। ये तरीका इतना तार्किक है कि इंड AS 16 इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी एक्ट द्वारा भी इसे पूरी मान्यता प्राप्त है। ये तो बात हुई समय के आधार पर, लेकिन क्या होगा अगर हम समय के बजाय एसिड के इस्तेमाल को पैमाना बनाए? ये एक बहुत ही अलग नजरिया है और कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी भी। जैसे सोर्स में एक सटीक उदाहरण दिया गया है ABC लिमिटेड की पेन बनाने वाली मशीन का। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। हाँ, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन है, 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो 90,000 रुपए डिप्रिशिएट करने हैं, और इस मशीन की क्षमता 10 लाख पेन बनाने की है। ठीक है। अब अगर पहले साल उस मशीन ने 2 लाख पेन बनाए, तो हम समय नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उसने अपनी क्षमता का 20% काम किया है। तो डेप्रिसिएशन भी 90,000 का 20% यानी 18,000 रुपए होगा। बहुत ही लॉजिकल है। अगर बाजार में मंदी है और मशीन आधा समय ही चली, तो डेप्रिसिएशन कम होगा। जितना काम उतना खर्च। बिल्कुल। इसके अलावा एक और दिलचस्प तरीका है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। ये थोड़ा गणितीय है, आप इसे कैसे समझाएंगे? हाँ, ये तरीका मुख्य रूप से उन कंपनियों के लिए है जो शुरुआती सालों में ही जानबूझकर बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाना चाहती हैं। शुरुआती सालों में ज्यादा टैक्स बेनिफिट लेने का ये एक शानदार तरीका है। इसका गणित कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, साल्वेज वैल्यू 200 रुपए है और उसकी लाइफ 3 साल है, तो डेप्रिसिएट करने वाली रकम हुई 4,800 रुपए। बिल्कुल। अब सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स का मतलब है कि हम तीनों सालों के अंकों को जोड़ देंगे। 3 + 2 + 1 टोटल हुआ 6। ठीक है, 6। अब पहले साल हम कुल डेप्रिसिएशन का 3/6 यानी 50% हिस्सा काटेंगे, दूसरे साल 2/6 हिस्सा और तीसरे साल 1/6 हिस्सा। मतलब पहले ही साल सबसे बड़ा हिस्सा डेप्रिसिएशन में चला गया, जिससे प्रॉफिट कम दिखेगा और टैक्स की बचत होगी। हाँ, और जो पैसा टैक्स में जाने से बचेगा, कंपनी उस नकद पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को शुरुआती दौर में बढ़ाने के लिए कर सकती है। ये साफ दर्शाता है कि अकाउंटिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक गहरी बिजनेस स्ट्रेटजी है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक अहम सवाल उठता है। वो क्या? हमने शुरू में बात की थी कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब इसमें नकद पैसा बाहर नहीं जाता, ये सिर्फ कागजों पर प्रॉफिट कम करने का तरीका है। हाँ। तो जब 10 साल बाद वो मशीन पूरी तरह खराब होगी और नई मशीन खरीदने का वक्त आएगा, तब असली पैसा कैश कहाँ से आएगा? क्या कंपनी अचानक से पैसे निकाल पाएगी? ये तो किसी भी कंपनी के सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। कागज पर सब सही होने के बावजूद असल जिंदगी में कंपनी के पास नई मशीन के लिए पैसे ही नहीं होते। तो इसका समाधान क्या है? इसके लिए सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। समझदार कंपनियां सिर्फ कागजों पर एंट्री करके नहीं रुकती, वो कुछ इन्वेस्ट करती हैं क्या? बिल्कुल। वे हर साल अपनी किताबों में जितना डेप्रिसिएशन दिखाती हैं,
बिल्कुल उतनी ही रकम नकद में बिजनेस से बाहर निकालती हैं और उसे सुरक्षित शेयर्स या बाहरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती हैं, ताकि पुरानी मशीन के खत्म होने पर नई मशीन के लिए कैश तैयार रहे। उस फंड से जो पैसा मिलता है उससे बिना किसी दबाव के नई मशीन खरीद ली जाती है। ये तो बहुत ही शानदार भविष्य की तैयारी है। अब तक हमने बात की उन चीजों की जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, मशीनें, गाड़ियां, लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे टेक कंपनियों के पेटेंट, सॉफ्टवेयर और कॉपीराइट। उनके लिए भी नियम वही रहते हैं, बस नाम बदल जाता है। क्या कहते हैं उसे? AS 68 के अनुसार बिना भौतिक स्वरूप मतलब नॉन फिजिकल सब्सटेंस वाली चीजों के लिए इसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है। इसके साथ ही AS 10 प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का भी जिक्र हुआ है कि डेप्रिसिएशन के तरीकों का हर साल के अंत में रिव्यू होना चाहिए। बहुत जरूरी है वो रिव्यू, और उसी में कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग की भी बात है। वो जहां एसेट के महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, जैसे कोई एयरलाइंस हवाई जहाज खरीदती है तो जहाज का बाहरी ढांचा शायद 30 साल चले, लेकिन इंजन 10 साल में बदलना पड़े, तो दोनों पर अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। यह इन्वेस्टर्स को कंपनी की बहुत ही सच्ची तस्वीर, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी बिजनेस के लिए भविष्य की योजना बनाने, सही टैक्स चुकाने और अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी की सच्ची तस्वीर दिखाने का सबसे अहम टूल है। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। सोर्स मटेरियल में AS 10 के तहत एक बात साफ लिखी है कि डे टू डे सर्विसिंग यानी रोजमर्रा की सर्विसिंग को एसेट के कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता। हाँ, उसे अलग से खर्च माना जाता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में सोचकर देखिए, कई बार एक साधारण सी फिजिकल मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट, जो एक तरह की सर्विसिंग ही है, वो उस मशीन से भी ज्यादा महंगा होता है। ये तो है, सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हो गए हैं। तो क्या आने वाले समय में मेंटेनेंस और एसेट की असली वैल्यू के बीच की ये अकाउंटिंग की लकीर पूरी तरह से धुंधली नहीं हो जाएगी? क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग खर्च मानना संभव रहेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है, जो दिखाता है कि तकनीक के साथ फाइनेंस को भी कैसे बदलना होगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक सेशन को खत्म करते हैं। ज्ञान की इस शानदार यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।